किन बनाना जिनकी है पहचान। गोल, सॉल्यूशन, मोटिवेशन और सक्सेस का दूसरा नाम RS राठौर लेकर आए हैं राठौर क्लासेस। हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा रहे हैं कि 50-60 लाकर भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और जो लोग 60 के इस ऑर्डर को क्रैश कर जा रहा है, मतलब इसको भी क्रॉस कर जा रहा है, उसकी तो बात ही नहीं कीजिए। वो तो एकदम सीधा सा अपने सफलता को प्राप्त कर ले रहा है। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप सभी को पता है कि आजकल जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाई जाती है वो ज्यादातर TCS और CFI के द्वारा करवाई जाती है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो इन्हीं दो का एक छत्र राज चल रहा है। तो आखिर कैसे TCS जैसी संस्थाएं सवाल बनाती है, कैसे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश में बन गई है जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 100 से ज्यादा शिफ्ट के एक जैसे क्वेश्चन बना लेती है, हालांकि बाद में नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से कुछ अंकों की भी हेराफेरी कर दी जाती है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे TCS सवाल को बना रहा है, कैसे TCS के बनाए हुए सवाल का अगर आप थोड़ा सा भी लिंकअप पकड़ लेते हैं तो आप अपने बेस्ट को दे सकते हैं। तो हम उसी पे बात करेंगे, और इसलिए हमने अपना टैगलाइन भी बना रखा है कि ऐसे बनाता है TCS ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चंस। और अगर आपने समझ लिया कि TCS के सवाल बनाने का तरीका क्या है, तो निश्चित रूप से आप कभी भी उनके द्वारा बनाए गए सवाल पे कभी भी नहीं फंसेंगे। देखो, एकदम मुद्दा साफ है। मुद्दा बस इतना है कि जमाना साइंस एंड टेक का है, जमाना बदल गया है, और इस बदले हुए जमाने में जो सबसे शानदार काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश के इंजीनियर। तो देश के इंजीनियर के लिए जो सबसे बेस्ट संस्था है वो है TCS, और इस TCS में जो इंजीनियर लोग बनाते हैं सवाल, वही सवाल के जवाब देने पड़ते हैं आपको। और मैं बताऊंगा आपको कि जीके और GS में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, साइंस में किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं, और कैसे उन सवालों को जनरेट किया जा रहा है, कैसे उन सवालों की उत्पत्ति हो रही है। तो चलिए बिना समय गवाए आपको ले चलते हैं, क्योंकि यदि ऐसे हुई है आपकी पढ़ाई तो ग्रुप D और SSC GD में इस बार एक सीट है आपकी। तो कैसे मिलेगी आपको वो एक सीट जिसके लिए आप इतने दिनों से लगे हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए आपको हम ले चलते हैं अपने उस सामान पर, उस ऑब्जेक्ट पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बंधुओं देखो, सवाल इतनी सी है कि आजकल जो सवाल पूछने का कला है ना, वो करेंट अफेयर से लिंक कर दिया गया है। जैसे मैं आपको एक लिंकअप करके बता रहा हूं कि कैसे TCS ने 2020 और 21 में इतने सारे सवाल एक टॉपिक से उठा के पूछे हैं, जितने सवाल तो किसी इतिहास के मुगल काल से भी कभी कभी नहीं पूछे जाते हैं। सारे शिफ्ट में ऐसे ऐसे सवाल इन्होंने डाले हैं। आइए मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक पे। देखो, तो सबसे पहली बात है कि आजकल जो भी सवाल है वो सब करंट से उठाए जाते हैं, और यही करंट किसी एक समय में हिस्ट्री बनेगा, पॉलिटी बनेगा, ज्योग्राफी भी बन जाएगा और साइंस भी बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं TCS के सवाल के पैटर्न पे, और अगर इस पैटर्न को आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए अब की बार आपकी नौकरी है पक्की। देखिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है, एक करंट अफेयर का सवाल है। सवाल यह है कि हाल फिलहाल में, एकदम मैं समय भी लिख देता हूं, अक्टूबर 2020 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, एक बॉटनिकल गार्डन का उद्घाटन किया था जिसका नाम रखा गया है सरदार पटेल बॉटनिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, तो ये जो जूलॉजिकल गार्डन है जिसका इमेज भी मैंने लगा रखा है, ये एक करंट अफेयर है जो कि अक्टूबर 2020 में सुर्खियों में आया। लेकिन इसके बाद की जो पूरी की पूरी खबर है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। खबर यह है कि अक्टूबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने एक जूलॉजिकल गार्डन लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। आपसे यहीं से सवाल पूछना चालू कर दिया जाएगा कि ये जो हाल फिलहाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो बॉटनिकल गार्डन लगाया गया है, इसको किस जिले में लगाया गया है, गुजरात के किस जिले में लगाया गया है। तो देखो, पहला सवाल बन गया। तो इसका जवाब है कि इस जो जूलॉजिकल गार्डन है इसे लगाया गया है गुजरात के केवड़िया जिले में। कहां लगाया गया है? गुजरात के केवड़िया जिला में। देखो सवाल कैसे जनरेट होते हैं मैं आपको बता रहा हूं।
अब जब इसे गुजरात के केवड़िया जिला में लगाया गया है तो ये जो जूलॉजिकल गार्डन है ये कहां पर लगाया गया है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, और इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आप वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो कहां है? भारत में है। जबकि इससे थोड़ी छोटी हाइट में जो स्टैच्यू है उसका नाम क्या है? स्प्रिंग टेंपल ऑफ बुद्धा, ये कहां है? चाइना में है। उसके बाद जो सबसे फेमस है, उस पे आ रहे हैं, वो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कहां है? यूएस में है। कितनी ऊंचाई है? तो 93 मीटर है। और उससे नीचे जो सबसे अधिक सुर्खियों में रहती है वो है क्राइस्ट द रेडीमर, जो ब्राजील में है, जिनकी ऊंचाई 38 मीटर है। खैर ये ऊंचाई की बात तो बात की बात है, सवाल यहां से ऐसे घूम गया कि जो बॉटनिकल गार्डन लगाया गया था वो कहां लगाया गया था? जो जूलॉजिकल गार्डन लगाया गया था वो कहां लगाया गया था? तो वो लगाया गया था केवड़िया में। तो अब यहां से सवाल होगा कि ये तो केवड़िया में लगाया गया, ये बताओ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 182 मीटर की इतनी ऊंची स्टैचू है इसे कहां लगाया गया है? तो ध्यान रखना है कि इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी लगाया गया है गुजरात के केवड़िया जिला में। अब बाबू यहीं से सवाल का रूपरेखा बदल गया, वो जो करेंट अफेयर था वो अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बदल गया। कैसे? तो आइए इसको मैं आपको लिंक करके दिखाता हूं। अब यहीं से सवाल पूछा जाएगा कि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू लगाई गई है आखिर किस लिए लगाई गई? तो ये इसलिए लगाया गया क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल कि व्हाई ही इज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आखिर इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो चलिए मैं सबसे पहले उस बिस्मार्क से आपको मिलवाता हूं जो थे जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर। ये वही बिस्मार्क हैं जिसने जर्मनी के एकीकरण का काम किया, जिन्होंने जर्मनी को एक साथ लाया। आपको पता होगा कि जर्मनी को लाखों भागों में विभाजित कर दिया गया था और उस जर्मनी को जोड़ने का काम किसने किया? इस बंदे ने किया जिसका नाम था बिस्मार्क। सेम यही काम अंग्रेजों ने भारत के साथ किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत को कई सारे भागों में बांट दिया था, जिसे आप प्रोविंसेस कहते हैं। भारत को 563 प्रोविंसेस में बांट दिया गया था और उन सारे प्रोविंसेस को एक करने का काम किस बंदे ने किया है? उस सारे प्रोविंसेस को एक करने का काम किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। ये आयरन मैन क्यों थे? क्योंकि इन्होंने अपने डिसीजन को दिखाया, इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राष्ट्र में एक व्यक्ति को आयरन, लोहा लेना पड़ता है और लोहे की तरह मजबूत बनना भी पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बात और भी बहुत खास है सरदार वल्लभ भाई पटेल में। वो खास ये है कि इनके साथ जो उपाधि जुड़ी हुई है सरदार, उस उपाधि का भी बहुत बड़ा रोल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? यह एक हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन उठाया जाएगा कहां से? उस करेंट अफेयर से जहां पे हम लोग जूलॉजिकल गार्डन की बात कर रहे थे। तो सवाल यह होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सरदार का टाइटल है वो कहां से लिया गया है? तो याद रखोगे कि इसे देने वाले जो टाइटल के लोग हैं वो हैं बारदोली सत्याग्रह की महिलाएं। तो बारदोली सत्याग्रह में जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी। अब मन में सवाल कि सर आखिर ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बाबू बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। आप देख रहे हैं एक इंजीनियर कैसे सोचता है। उसने पेपर में एक करेंट अफेयर पढ़ा, उस करेंट अफेयर में उसने पढ़ा कि जो जूलॉजिकल गार्डन है वो गुजरात के केवड़िया में है। उसने उस केवड़िया से सरदार पटेल की स्टैचू को लिंक किया और उस स्टैचू से वो पता पहुंच चुके हैं बारदोली सत्याग्रह से। लोग क्या गलती करते हैं? लोग ये गलती करते हैं कि अगर एक शिफ्ट में बारदोली सत्याग्रह पूछ दिया तो अगला सारा शिफ्ट में वो याद करना चालू कर देंगे कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। पूछ कुछ भी सकता है, लेकिन आज के समय में जो ज्यादातर सवाल हो रहे हैं वो सवाल सीधे तौर पर किससे डिपेंडेंट होता है? करेंट अफेयर से रिलेटेड होता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो हम बात कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू की लेंथ की,
कितनी ऊंची है? तो मैंने आपको बताया कि इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। और मैं आपको बता देता हूं कि यहीं से लिंक करके एक सवाल और बना दिया जाएगा कि गुजरात विधानसभा, जो आप फोटो देख रहे हैं, गुजरात विधानसभा की है। गुजरात विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितने मेंबर हैं टोटल गुजरात विधानसभा में? टोटल विधायकों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है कि यहां विधायकों की संख्या भी कितनी है? 182 है। और शायद इसी कारण से पटेल साहब की मूर्ति की ऊंचाई भी कितनी रखी गई है? 182 मीटर रखी गई। देखो कैसे चीजों को रिलेट करके जोड़ा जाता है, और जो इस तरीके से रिलेट करके पढ़ता है वही आजकल किसी भी एग्जामिनेशन में 2-4 नंबर ज्यादा लाता है, और वही 2-4 नंबर जो है ना सारे चीजों को जोड़ता है। अभी आप जिस नदी को देख रहे हैं, इस नदी का नाम है नर्मदा। अब देखो इसी से सवाल निकाले गए हैं पिछले बार 2020 में। सवाल निकाले गए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो इतनी ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है, ये किस नदी के किनारे लगाई गई है? तो आपको पता होना चाहिए कि पटेल साहब की जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लगी है, ये कहां लगी है? तो नर्मदा नदी के किनारे लगी है। अब यहीं से सवाल बन जाएगा बच्चों कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है। देखो कितने अच्छे से सवाल ये लोग निकालेंगे। सवाल बन गया कि नर्मदा का उद्गम कहां से होता है, नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट कहां है? तो इसका जवाब आप कर सकते हो कि नर्मदा का ओरिजिन पॉइंट जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पठारों से है। तो नर्मदा का उद्गम स्थल कहां है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठारों से। आप देख सकते हो कि नर्मदा नदी कहां से उद्गम हो रही है, हमने इमेज लगा दिया है। और यही है नर्मदा का उद्गम क्षेत्र, जहां से होकर नर्मदा नदी बाहर निकलती है। और नर्मदा नदी बहुत ही फेमस नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। अभी यहीं से और सवाल रेज करेंगे। अगला सवाल रेज करेंगे कि नर्मदा नदी किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप देखो ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट, जिसको आपने अमरकंटक कहा है। उसके आगे बढ़ोगे तो ये नर्मदा नदी का ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर भी मध्य प्रदेश में है। और ओमकारेश्वर में भारत सरकार एनटीपीसी के माध्यम से भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाने वाली है। और इस सोलर पावर प्लांट की जो कुल क्षमता होगी वो 600 मेगावाट होगी। देखो चीजों को ऐसे जोड़ा जाता है, करेंट अफेयर है लेकिन इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकालकर पूरे के पूरे शिफ्ट में सवाल पूछे जाते हैं। और जो बच्चा इन चीजों को लिंक करके पढ़ता है वही दूसरों से आगे निकलता है। नहीं तो 1-2 नंबर से चुकने वाले जो लोग हैं ना, वो यही हैं जो करेंट अफेयर को नहीं समझते हैं, केवल हिस्ट्री पॉलिटी को रखते चले जाते हैं। तो कहानी यह है कि ओमकारेश्वर में भारत सरकार एनटीपीसी के माध्यम से सबसे बड़ा भारत का फ्लोटिंग सोलर पार्क लगाएगा, जिसका क्षमता कितना होने वाला है? 600 मेगावाट होगा। और अभी हाल फिलहाल में तो एक खबर और भी आई है कि 100 मेगावाट का तेलंगाना में रामागुंडम एक जगह है, वहां भी सोलर फ्लोटिंग पावर पार्क लगाया गया है, वो भी एनटीपीसी के माध्यम से। तो वो भी सवाल पूछ सकते हैं कि भारत में फिलहाल 100 मेगावाट का कहां पर तैरता हुआ सोलर पार्क लगाया गया है? तो वो लगाया गया है कहां पर बाबू? तो वो लगाया गया है रामागुंडम तेलंगाना में। अभी इतना होता तो एक बात होता। अब इसको आगे बढ़ाएंगे अगर तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी कहां कहां से गुजर रही है। तो ये एमपी में है, इसके ऊपर देखोगे तो ये गुजरात में है। गुजरात में ही मैंने आपको बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भी है, नर्मदा डैम भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। और जब इससे नीचे उतरोगे तो ये महाराष्ट्र है। तो मैंने पूछा आपसे कि नर्मदा कितने राज्यों से होकर फ्लो करती है, तो याद रखना है कि नर्मदा का जो बहाव है वो 3 राज्यों से होकर होता है। मतलब नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 3 राज्य कौन कौन है? सबसे पहले एमपी, जहां अमरकंटक से इसका शुरुआत है। उसके बाद कौन सा राज्य है? उसके बाद आपका गुजरात है। और उसके बाद कौन है? तो महाराष्ट्र है। तो याद रखोगे कि 3 राज्यों से गुजरती है। अब आप अगर इसके पूरे के पूरे फ्लो अप को देखोगे तो दिखेगा कि यहां पर आकर गिर रहा है, ठीक है। और ये क्या है? अरबियन सी है, अरब सागर है। और अरब सागर में भी ये कौन सा पॉइंट है? तो इसका नाम है खंभात की खाड़ी।
ठीक है, ये है गल्फ ऑफ खंभात। तो खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी जो है वो आकर अरबियन सी से मिल जाती है। मतलब यहां पर नर्मदा नदी की कहानी खत्म। नर्मदा की उद्गम कहां से होती है? अमरकंटक से। नर्मदा कहां गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी कहां है? तो गुजरात में है। तो इस प्रकार से देखो, एक सवाल उठा था कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में किस जूलॉजिकल गार्डन का इनॉग्रेशन किया है, शुभारंभ किया है, और इनिशियली हम लोग क्या पा रहे हैं कि कैसे चीजों को लिंकअप किया गया है। आप देखोगे तो यहां पर आपको मिल रहा है किन किन राज्यों से नर्मदा गुजर रही है। आप देख सकते हो, एक जगह आपको महाराष्ट्र दिखेगा, एक जगह आपको मध्य प्रदेश, और एक जगह आपको गुजरात। मतलब कहां कहां से गुजर रही है? 3 राज्यों से होकर गुजर रही है। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछ देगा कि इनमें से कौन सी नदी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा एक ऐसी नदी है, आप देखोगे कि ये बे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं मिल रही है। बे ऑफ बंगाल इधर है ईस्ट की ओर, वहां जाकर नहीं मिल रही है। ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो इधर की ओर आ रही है। तापी नदी भी कहां है? तो बेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये भी आके कहां गिरेगी? तो अरब सागर में गिरेगी। तो यहां से भी सवाल पूछ देंगे। अच्छा, तो जब नर्मदा नदी की बात हो और मेधा पाटेकर की बात नहीं हो तो यह भी एक बड़ा ही भूल हो जाएगा। इनसे भी सवाल पूछ लिया जाता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। सवाल इसमें ऐसे पूछे जाएंगे कि मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? तो याद रखना है कि मेधा पाटेकर का जो संबंध है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। आखिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है क्या? तो देखिए, सीधी सी बात है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं कि किसी भी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे होता है। तो नर्मदा नदी के किनारे बहुत बड़ी बस्ती बस गई, अब उसको हटाएंगे तब तो नर्मदा के किनारे एक डैम बनाएंगे। इसीलिए नर्मदा बांध, जिसे अभी सरदार सरोवर बांध कहा जाता है, इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के समय हुई और इसकी अंत कब हुई? इसकी अंत हुई अब जाकर, मतलब 2018 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बांध का उद्घाटन किया। तो नर्मदा नदी पर बांध ना बने इसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? मेधा पाटेकर जी ने लड़ी। इसलिए इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन का जनक कहा जाता है। यह सवाल भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और आप देख सकते हो, यही है आपका नर्मदा डैम, जिसे सरदार सरोवर डैम भी कहते हैं। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा डैम है। मतलब यह डैम भारत के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मित्रों, इतने के बाद हम लोग को बस यही समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जनरेट किया जा रहा है। मतलब एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो जूलॉजिकल गार्डन था, वहां से क्वेश्चन शुरू होती है। जो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने बस इसको पकड़ा। इसको पकड़ने के बाद इन्होंने केवड़िया जिला को पकड़ा और केवड़िया जिला से ये घूमकर कहां चले गए? केवड़िया जिला से ये घूमकर चले गए सीधा नर्मदा पर, और नर्मदा से इन्होंने निकाल दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ही निकल गया बारदोली की सत्याग्रह, और वहीं से निकलता चला गया मेधा पाटेकर की कहानी, और ना जाने कितनी कहानी जो आपसे आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग करते क्या हैं? लोग करेंगे क्या कि एक सवाल जैसा पूछा, अगर सत्याग्रह पूछ रहा है तो पूरा सत्याग्रह पढ़ जाएंगे, बांध पूछ रहा है तो पूरा बांध पढ़ जाएंगे। भैया, जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ लो। वो जो बंदा बैठा है वो करेंट से निकालकर सवाल दे रहा है, और आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा ल्यूसेंट रट के जा रहे हैं। अब उनकी जॉब नहीं होती है जिनकी ल्यूसेंट और स्पीडी पे बहुत जबरदस्त पकड़ होती है। अब उसकी जॉब होती है जिसने करेंट अफेयर पे इतना तगड़ा काम किया है कि अगर एक करेंट अफेयर दे दो तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट आपको उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी बैठकर बताता रहेगा। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। मेरा बस आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है, पढ़िए, लेकिन केवल किताब को नहीं, करेंट अफेयर को भी ज्यादा पढ़िए। और करेंट अफेयर से अभी तक जो आपने गुण हासिल किए हैं, उन सब गुणों को एक जगह कलेक्ट कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नीचे की ओर जा रहे हैं। और अब कंपटीशन इतना टफ है कि 70 प्लस वाले लोग ही निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, नहीं तो निश्चिंत होने के लिए 40 और 50 में तो खैर रिजल्ट भी अब नहीं बनता है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का तरीका हमने बताया, और हम लगातार आपके साथ जुड़ भी रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब राठौर सर के क्लासेस के माध्यम से। आशा करते हैं कि आप
आगे हमसे जुड़ते रहेंगे और इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट जो हम आपको बताना चाहते हैं उसे आप सीखते रहेंगे। अभी के लिए मित्रों बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।